क्लास 12th के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक चैप्टर है। उस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें डाउट होता है। उसमें से एक चीज़ जो है वो है जीन। जीन क्या होता है, जीन कितने टाइप के होते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जीन का, उसमें क्या चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती है, जीन की डेफिनेशन क्या होती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर हमेशा से एक डाउट क्रिएट करती है। तो हमने सोचा कि हम इस सभी चीज़ को एक छोटे से वीडियो के अंदर लेके आ जाते हैं और इस वीडियो के अंदर हम समझ जाएंगे कि जीन होता क्या है वास्तव में। तो वैसे अलग से टॉपिक नहीं है जीन का, केवल डेफिनेशन दी हुई है चैप्टर के अंदर तो, लेकिन हम अलग से ही उस चीज़ को समझ रहे हैं कि जीन, पर्टिकुलर जीन होता क्या है। तो देखिए हमारा टॉपिक जीन है। इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ तो जीन कहते किसे है, डेफिनेशन क्या होती है। देखिए जीन की डेफिनेशन समझने से पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि जीन के बारे में सबसे पहले बताया किसने था। तो फादर ऑफ, अगर हम बात करें जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन थे? मेंडल थे, सबको मालूम है। मेंडल ने 7 साल प्रयोग किए, ठीक है, 7 साल तक प्रयोग किए थे, लगभग 1856 से लेकर के और 1863 तक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ये टाइम पीरियड भी पूछ लेते हैं और कितनी बार जो है वो ये सन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड या सन कोई भी पूछे, हमको याद होना चाहिए 7 साल तक प्रयोग किए। अब जितने भी जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने मटर के पादप पर किए थे, तो उस मटर के पादप पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला। तो वो कंक्लूजन क्या था, उसके अंदर उन्होंने बताया, देखो मेंडल ये बोलते हैं कि कोई ऐसी चीज है, समथिंग वॉज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। कुछ ऐसी चीज होती है, मेंडल ने जब प्रयोग किए अपने, तो मेंडल ने प्रयोग करने के बाद में ये पाया कि कोई ऐसी चीज है जो स्थायी होती है, ठीक है, स्टेबल है, वो अनचेंज है, मतलब अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित या अपरिवर्तनीय, और वो पास हो रही है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है, मतलब जनक से और अगली पीढ़ी के अंदर जो संतति है, ऑफस्प्रिंग, संतति के अंदर चेंज हो रही है, मतलब पास हो रही है, ठीक है। किसके थ्रू पास हो रही है? गैमेट के थ्रू, ये युग्मकों के द्वारा पास हो रही है। अब वापस इस चीज को समझो, मेंडल क्या बता रहे हैं? सबसे पहले मेंडल ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जो स्थायी है, ठीक है, कोई उसमें चेंज नहीं हो रहा है, और वो युग्मकों के द्वारा जनक से संतति में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज है, उस चीज का नाम नहीं बताया है, समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना, एनसीईआरटी में समथिंग लिखा हुआ उसके बारे में, कि कुछ ऐसी चीज है जो स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स। गैमेट्स के द्वारा वो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रही है, चेंज नहीं हो रहा उसके अंदर, वो स्टेबल है, ठीक है, और ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो चलता रहता है कामकाज। तो ये जो चीज है जो कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है, जो स्थायी है, उसी चीज को जो मेंडल था उसने फैक्टर नाम दिया था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जीन की डेफिनेशन आ गई थी जो मेंडल ने दी थी, ठीक है, लेकिन जीन वर्ड नहीं आया था, जो हम टर्म यूज करते हैं जीन, वो नहीं आया था। तो मेंडल ने उस परिभाषा के अंदर जो भी उसके सामने ऑब्जेक्ट आया कि भाई हाँ ये चीज जो है वो जा रही है, उसको उसने फैक्टर बोल दिया। किसी किसी किताब के अंदर फैक्टर की जगह डिटरमाइनर्स भी आता है ना, तो डिटरमाइनर अगर आए तो भी समझ लेना कि वो उसी फैक्टर की बात हो रही है। तो फैक्टर या डिटरमाइनर जो है उसके बारे में मेंडल ने बताया था सबसे पहले, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कब किए थे? 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए थे। डेफिनेशन क्या है? तो एक तो ये डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए जीन की। फिर देखो वास्तव में जीन होता क्या है। जीन जो है वो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें अपन, तो वास्तव में जीन क्या कर रहा है? जीन जो है वो जनक से संतति के अंदर, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है। और इंफॉर्मेशन को अगर लेके जा रहा है तो इसका मतलब जीन जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। हम जीन को आनुवंशिकी की इकाई कह सकते हैं, ठीक है ना। जो आनुवंशिकता होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है, उस इंफॉर्मेशन को लेके जाने का काम कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। ये हमको बता दिया था मेंडल ने।
तो हमने इसको बोल दिया जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन जो होती है वो आनुवंशिकता की इकाई होती है, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बारे में हमको मालूम चल गया। और ये चीज़ बताई किसने थी? मेंडल ने बताई थी। इसलिए हमने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला है कि जेनेटिक्स की जो बेसिक चीज़ें होती है वो सारी की सारी मेंडल ने उस वक्त बता दी थी। अब ठीक है, यहाँ लिखा हुआ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये जीन हो गया। अब जीन जो है इसके आगे और क्या चीज़ होती है, देखो इसके अंदर और हम क्या पढ़ सकते हैं जीन में। तो एक साइंटिस्ट था बेंजर, सेमर बेंजर नाम का साइंटिस्ट था। उस साइंटिस्ट ने कहा था कि जीन जो है वो गुणसूत्र का एक भाग होता है। जीन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जो क्या फॉर्मेशन करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। तो बेंजर नाम का साइंटिस्ट है, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है, तुम ये लिखोगे तो भी सही है कि बेंजर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो जीन होता है वो क्रोमोसोम का पार्ट होता है, गुणसूत्र का कोई भाग होता है, और वो गुणसूत्र का भाग जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करता है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसकी फॉर्मेशन कौन करेगा? वो जीन करेगा, जो क्रोमोसोम का पार्ट है। ये डेफिनेशन दी थी बेंजर ने, तो एक ये डेफिनेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद देखो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने बताया कि जीन जो है वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का। जीन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए के अंदर, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जीन, और वो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या फिर आरएनए सिंथेसिस के लिए। क्या बताया जो मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है जीन की डेफिनेशन? जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का जो रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए या आरएनए सिंथेसिस के लिए। अब प्रोटीन सिंथेसिस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आरएनए सिंथेसिस को बोलते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण या आरएनए का निर्माण कौन कर रहा है? वो स्पेसिफिक सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का, जिसको हमने जीन बोला है। तो ये मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी डेफिनेशन है। फिर देखो तीसरी चीज जो है वो हार्टविग। ये हार्टविग जो था 2001 के अंदर इसने अपनी बुक लिखी थी जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स बुक के अंदर हार्टविग बोलता है कि जो जीन होते हैं ना उनके दो ग्रुप होते हैं। एक होता है क्लास 1 और दूसरा होता है क्लास 2। क्लास 1 के अंदर ऐसे जीन आएंगे जो कंट्रोल करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, कंट्रोल पीएस का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। तो क्लास 1 के अंदर क्या है? क्लास 1 के अंदर ऐसे जीन है जो कंट्रोल करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को, और किसकी हेल्प से करेंगे? वो एमआरएनए की हेल्प से करेंगे। तो ध्यान रखिए क्लास 1 के अंदर ऐसे जीन आएंगे विच कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण जो रखते हैं उनको हम क्लास 1 टाइप के जीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसको सिस्ट्रोन या स्ट्रक्चरल जीन भी बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो ये क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा आरएनए है? एमआरएनए है। ये याद रखना है तुमको। ये क्लास 1 के अंदर एमआरएनए हो जाएगा। फिर क्लास 2 के अंदर, तो क्लास 2 के अंदर हम टीआरएनए, आरआरएनए और एसएनआरएनए के बारे में पढ़ते हैं, जिसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। ऐसा हार्टविग ने जेनेटिक्स नाम की बुक के अंदर अपने लिखा था। तो ये हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना वो हार्टविग के अकॉर्डिंग है। ये कहीं पे एनसीईआरटी के अंदर हमारे में जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, जीन का अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो क्या चीज़ें उसमें आनी चाहिए वो हमको मालूम होना चाहिए कि भाई इसके बारे में ये बातें बताई हुई है। तो हमने अभी देखो क्या पढ़ा, हमने 4 डेफिनेशन पढ़ ली है। एक मेंडल की डेफिनेशन क्या है? मेंडल के अनुसार तो क्या हो गया कि कोई स्टेबली पास जो है वो स्टेबली पास डाउन अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन, ये डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस पे बोलते हैं। बेंजर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जीन इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच फॉर्मेट विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी जीन की डेफिनेशन? कि जीन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, फिर हार्टविग के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? जीन जो है वो दो ग्रुप के अंदर होते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए, तो यहाँ एमआरएनए का आ जाएगा। और क्लास 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? जिसके अंदर किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन नहीं होती प्रोटीन सिंथेसिस की, ऐसे जीन जो है वो यहाँ पर इसके लिए काम करेंगे। तो ये इसमें 3 आरएनए होता है, टीआरएनए, आरएनए और एसएनआरएनए। तो ये जो 4 डेफिनेशन है जीन की, एक तो ये थोड़ी सी दिमाग में रख लो। ठीक है, और उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, जीन के बारे में किसने क्या बोला था। अब जीन वर्ड कब आया? तो देखो जीन जो वर्ड है
वो आया था 1909 के आसपास। जॉनसन ने ये टर्म दी थी जीन, जिसको हम आज जीन बोल रहे हैं ना, वो जॉनसन ने बताया था कि भैया ये जो तुम जितनी भी डेफिनेशन बता रहे हो इसको जीन बोलते हैं। तो जॉनसन का नाम याद रखना है, कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि जीन की टर्म जो है वो किसने बताई थी, तो जॉनसन ने बताई थी। तो ये हो जाएगा जीन। अब जीन के अंदर देखो हम बहुत बार जीनोम वर्ड पढ़ते हैं। जीनोम क्या होता है? तो जीनोम का मतलब क्या होता है कि जीनोम जो है वो एक हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, उसको हम जीनोम बोलते हैं, जिसमें टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अगर किसी स्पीसीज की मैं बोलूं जीनोम क्या होती है, तो मुझे हैप्लॉइड जो सेट होता है क्रोमोसोम का वो मुझे मालूम होना चाहिए। तो जीनोम का मतलब ही क्या है? अगर किसी स्पीसीज की हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम की है तो उसके अंदर पूरी टोटल इंफॉर्मेशन होगी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो भी आनुवंशिक सूचनाएं होती है, उस आनुवंशिक सूचनाएं जो है उसका जो अगुणित समुच्चय होता है गुणसूत्र का, उसी को हम जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम क्या है? देखो जीनोम हैप्लॉइड सेट होता है, 2n होती है एक चीज, एक होती है n, इस बात को समझ लीजिए। 2n को डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लूं मैं ह्यूमन का, तो 46 है, तो 46 अगर क्रोमोसोम हमारे में है तो मैं बात कर रहा हूँ डिप्लॉइड की। लेकिन अगर मैं बात करूँ 23 क्रोमोसोम की, तो 23 का मतलब क्या हो गया? इसका आधा सेट। तो वो जो आधा सेट है उसी को हमने हैप्लॉइड सेट बोला है, ठीक है ना। ये n बोलते हैं, इसको हम n से इंडिकेट करते हैं। तो n जो है उसी को हमने जीनोम बोला है। तो यहां पर क्या बोल दिया है? जीनोम क्या है? जीनोम इज अ टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट जो क्रोमोसोम का होता है उसके अंदर संपूर्ण आनुवंशिक सूचना निहित होती है, उसी को हम जीनोम बोलते हैं। फिर प्लाज्मोन लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लाज्मोन क्या होता है? देखो प्लाज्मोन वर्ड जो है वो आता है जब हम पढ़ते हैं तो, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होता है। ये प्लाज्मोन क्या है? देखो प्लाज्मोन का मतलब है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है या जेनेटिक मटेरियल जो है वो जो न्यूक्लियस है उसके अलावा कहाँ पर है? तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ का? साइटोसोल का। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर का जो भी जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया का हो, ठीक है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट का हो, चाहे वो सेंट्रियोल का हो, उसके पास में भी तो खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, इसके पास में खुद का डीएनए होता है, ठीक है। अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के अंदर तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, इन सेल ऑर्गेनल के पास में खुद का डीएनए होता है। तो ऐसा डीएनए, कौन सा डीएनए बोलेंगे हम? इसको प्लाज्मोन बोलेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो प्रोकैरियोट के पास में एक तो न्यूक्लियोइड होता ही है खुद का, लेकिन उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बोलते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। तो जो प्लाज्मिड है वास्तव में वो प्लाज्मोन ही है। प्लाज्मोन जो है उसी को एग्जांपल हम प्लाज्मिड की फॉर्म में पढ़ता है, जो प्रोकैरियोट के अंदर हमको देखने को मिलता है। बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड, जो हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो सेगमेंट होता है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये प्लाज्मिड है, वास्तव में क्या है? ये प्लाज्मोन है। जो मेन जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके अलावा अगर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है कहीं पे तो उसको प्लाज्मोन बोलेंगे। तो प्लाज्मोन क्या होता है? यूकैरियोट की बात करेंगे तो प्लाज्मोन माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में है, सेंट्रियोल में है। प्रोकैरियोट की बात करेंगे तो प्लाज्मोन जो है वो प्लाज्मिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जीनोम और प्लाज्मोन क्या होता है इसके बारे में समझ लेना है हमको। फिर देखो 3 नाम आते हैं बार बार, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन। क्या होता है? देखो सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन जो होता है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जीन का। अगर पूछ ले कोई कि जीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, तो जीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीजें हैं, वो याद रखनी है। वैसे तो बहुत सारी और चीजें हैं छोटी छोटी, लेकिन 3 मेन है। एक होता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है? देखो सिस्ट्रॉन जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि हमने जीन की डेफिनेशन पढ़ ली है। तो अब जो भी चीजें है ये सारी की सारी जीन के अंदर है। तो अब वो जीन जो है, सोचो अगर मैं सिस्ट्रॉन बोलता हूं तो सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का। ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ये डीएनए की मेन या फिर बिगेस्ट फंक्शनल यूनिट होती है। तो जो फंक्शनल यूनिट है ऑफ डीएनए
कहीं कहीं पे लिखा हुआ है लार्जेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, वो सिस्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन भी बोल सकते हैं, कहीं पे लिखा हुआ आता है, सोचो अगर स्ट्रक्चरल जीन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था अपन ने स्ट्रक्चरल जीन, तो ये स्ट्रक्चरल जीन जो है वास्तव में वो सिस्ट्रॉन की बात हो रही है। सिस्ट्रॉन जो होता है ना, वो वही प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वही काम करता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल यूनिट हो जाएगी डीएनए की। जो डीएनए है उसके अंदर जीन का ऐसा सेगमेंट जो सबसे ज़्यादा काम करेगा, जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड इसके पास में होते हैं, 100+ न्यूक्लियोटाइड इसके पास में होंगे। तो 100+ न्यूक्लियोटाइड इसके पास में है, जो फंक्शनल है, जो कार्यकी रूप से जो है वो सक्रिय है, तो उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ये एक सिस्ट्रॉन हो जाएगा। फिर रेकॉन का मतलब क्या होता है, देखो रेकॉन नाम से मालूम चल रहा है रिकॉम्बिनेशन जिसके अंदर हो, जिसमें रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी हो। एक सीक्वेंस है सोचो जीन का, और उस सीक्वेंस के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी हो जाए। रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी अगर हो, तो रिकॉम्बिनेशन कैपेसिटी जिसमें होगी उस सीक्वेंस को हम रेकॉन बोल देंगे। तो ये याद रखना है रेकॉन क्या होता है। रेकॉन के पास में जो है वो ऐसा जिक्र आता है कि इसके पास में 1 या 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इसमें रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है ना, जो क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो चेंज कर लेते हैं, तो ये रेकॉन हो जाएगा। फिर म्यूटॉन नाम आता है। म्यूटॉन क्या होता है, देखो म्यूटॉन के अंदर भी आप देख रहे हो नाम से मालूम चल रहा है म्यूटेशन। अगर मैं किसी डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात करूं, जीन की बात करूं, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कोई चेंज हो जाए और वो चेंज स्टेबल हो, तो उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ म्यूटॉन का मतलब क्या हो गया कि वहां पर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन जहां पर होगा, जीन के जिस सेगमेंट में म्यूटेशन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे म्यूटॉन। तो देखो इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन क्या है, एक स्ट्रक्चर है जीन का, उसके अंदर वो वाला पोर्शन जो सबसे ज्यादा फंक्शनल है उसको तो बोल दिया सिस्ट्रॉन। वो फंक्शनल वो वाला सेगमेंट जीन का जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन की कैपेसिटी हो जाएगी, उसको हम बोल देंगे रेकॉन। और जीन का वो पर्टिकुलर सेगमेंट या स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, उसको हम बोल देंगे म्यूटॉन। तो ये सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन तीनों ही क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन है। ठीक है, ये याद रखना है तुमको। जीनोम किसे बोलते हैं, जीनोम जो होता है वो हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का, एक अगुणित समुच्चय है गुणसूत्र का। ठीक है, जिसके अंदर मनुष्य की, किसी भी जीव की जो है वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, पूरी आनुवंशिक सूचना जो है वो उसके अंदर हमको मिल जाती है। अगर मैं 23 गुणसूत्रों की बात करूं हमारे ह्यूमन के अंदर, तो उससे हमको मालूम चल जाएगा ह्यूमन के कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि बाकी के जो 23 है वो तो इसकी कॉपी तो है। अगर मैं केवल एक्स वाई को अगर छोड़ दूं तो बाकी जो है वो यहाँ पर मतलब 22 + 1 में उससे 22 तो जो है वो तो बिल्कुल कॉपी होंगे। जो 1 होता है मतलब जिसमें या तो एक्स होगा या वाई होगा, बस उसमें चेंज है। तो अगर मैं किसी हैप्लॉइड की बात करूं तो मुझे उस स्पीसीज की, उस ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसलिए जीनोम जो है वो वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हम हाफ सेगमेंट, जो हाफ इंफॉर्मेशन है, हाफ जो गुणसूत्र होते हैं, हाफ गुणसूत्र नहीं बोलेंगे हम, इसको हैप्लॉइड सेट ही बोलेंगे। तो हैप्लॉइड सेट जो होता है गुणसूत्र का, अगुणित जो समुच्चय होता है गुणसूत्र का, उसी से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है पूरी आनुवंशिक की, आनुवंशिक सूचनाओं का। तो यहाँ पर ये जीनोम हो जाएगा। प्लाज्मोन का मतलब समझ में आ गया है, गुणसूत्र जो होते हैं, जो केंद्रीय भाग को छोड़ करके कहीं पर गुणसूत्र है, अगर जो न्यूक्लियर रीजन है उसको अगर छोड़ दें हम, और बाकी अगर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में हो सकता है कोई, या जो सेल ऑर्गेनल है उसके पास में कोई जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो न्यूक्लियर या न्यूक्लियस मटेरियल को अगर छोड़ दे, बाकी उसके अलावा जितने भी जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको प्लाज्मन बोलते हैं। इसमें प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना है, प्लाज्मिड जो है वो प्लाज्मन होता है। फिर ये डेफिनेशन हो गई थी जीन की। ठीक है, 4 डेफिनेशन हो जाएगी। मेंडल ने दी थी, बेंजर ने दी थी, एक मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जीन की डेफिनेशन क्या होती है, और हर्टविग जो है उसने कौन से ग्रुप के अंदर जो है वो जीन को बांटा था। ये जीन की एक नॉर्मल सी एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि इतनी जीन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर देखो जीन के टाइप क्या होते हैं, उसमें से हम बात करेंगे कि जीन के जो है वो मतलब हम मेजर अगर टाइप देखें तो 4 टाइप होते हैं जीन के, उसके बारे में हम भी बात करेंगे। तो ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, इसको 1-2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यही बात करूंगा कि इसके अंदर अगर आप थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें 12th में, तो सिर्फ ये ऊपर वाले जो है यहाँ पर ये काम की है, और ये जो 3 नीचे वाली चीज़ें हैं, सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन, ये काम का है, और एक ये जीनोम काम का है। बाकी इसके अंदर जो भी बात है वो थ्योरी के अंदर काम की नहीं है, सारी वाइवा में काम की है। ठीक है, जीन क्या होता है,
जीन की डेफिनेशन क्या होती है, मेंडल ने कौन सी डेफिनेशन बताई थी, बेंजर ने कौन सी बताई थी, हर्टवेल ने कौन सी बताई थी, और जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट उन्होंने कौन सी डेफिनेशन बताई थी। फिर हमने बात की थी कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जीन का उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बताने वाला जो है वो सेमर बेंजर ही था। 1962 के आसपास जो है वो उसने ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी बताई थी। अब हम बात कर रहे हैं जीन के टाइप के बारे में। जो जीन के टाइप है वो कितने हैं, तो छोटा सा वीडियो है, 4 टाइप है जीन के, देख लीजिए, ठीक है। कौन कौन से है, एक हो जाता है जंपिंग जीन, दूसरा हो जाता है स्प्लिट जीन, तीसरा होता है हाउसकीपिंग जीन, और चौथा है ऑन्कोजीन। जनरल इन्फॉर्मेशन केवल याद रखनी है। जंपिंग जीन का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज जंपिंग जीन को बताया किसने था, तो बारबरा मैकलिंटॉक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जंपिंग जीन के बारे में बताया था। ये जंपिंग जीन का मतलब क्या होता है, देखो नाम से मालूम चल रहा है कि बारबरा मैकलिंटॉक ने जो मक्का होता है मेज, है ना, मेज प्लांट के अंदर देखा कि जो क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के अंदर एक पर्टिकुलर जो सेगमेंट होता है, जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, वो जंप करके और एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जा रहा है। तो ये जो चीज़ थी, मतलब जीन क्या होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, और जब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस एक क्रोमोसोम से किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जा रहा है तो उसको बोल रहे हैं हम जंप करना। तो उसी की जो डिस्कवरी है वो बारबरा मैकलिंटॉक ने की थी और मेज ने की थी ये चीज़ की, और इस जीन को जो है वो जंपिंग जीन बोलते हैं, जो जंप करके एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जा रहा था। इसको ट्रांसपोजोन भी लिखा हुआ आता है कहीं पे, या फिर ट्रांसपोसिबल एलिमेंट भी लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब जंपिंग जीन ही है। तो कहीं पर अगर ट्रांसपोजोन लिखा हुआ है या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि वहां पर जंपिंग जीन की बात हो रही है, जिसमें एक क्रोमोसोम से जीन किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर जंप करके ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो यहाँ पर इनको 1983 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था बारबरा मैकलिंटॉक का। तो ये जंपिंग जीन हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो हमको दिमाग में नहीं रखनी बात, स्प्लिट जीन क्या होता है। देखो स्प्लिट जीन जो है वो ये एनसीईआरटी के अंदर है। स्प्लिट जीन मोस्टली यूकैरियोट में होते हैं। इसकी डिस्कवरी जो है वो फिलिप शार्प और रिचर्ड रॉबर्ट ने 1977 के अंदर की थी एडिनोवायरस 2 में, ठीक है। और उसके बाद में इनको 1993 के अंदर नोबेल प्राइज मिला था। अब स्प्लिट जीन होते क्या है, तो देखो मोस्टली हमने बात की कि यूकैरियोट के अंदर होते हैं। कोई भी जीन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन सा है, एक होता है इंट्रॉन और दूसरा होता है एक्सॉन। जो इंट्रॉन होता है वो किसी भी टाइप से जेनेटिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, उसमें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो उसमें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो इंट्रॉन हो जाएगा। और जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो हो जाएगा एक्सॉन। अब जो इंट्रॉन वाला पोर्शन है, जब भी कोई भी मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा तो उसके पास में क्या होगा, दोनों पार्ट बनेंगे, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों बनते हैं, ठीक है ना। और ये अल्टरनेटिव सीक्वेंस की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पर ये एक डीएनए है और डीएनए से जब अगर आरएनए बन रहा है यहाँ पे, तो आरएनए के अंदर ये अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर ये जो है वो एक्सॉन हो जाएगा, ये इंट्रॉन हो जाएगा, फिर वापस एक्सॉन हो जाएगा, फिर इंट्रॉन हो जाएगा, फिर एक्सॉन हो जाएगा, फिर इंट्रॉन हो जाएगा। तो जो भी इंट्रॉन वाला पोर्शन है वो जेनेटिकली जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो इंट्रॉन हो जाएगा और उसको हम स्प्लाइसिंग के जरिए काट देंगे और काट के उसको अलग कर देंगे। तो जो भी इंट्रॉन वाला पोर्शन है, ये वाला जो इंट्रॉन वाला पोर्शन है, इसको हटा देंगे तो उसके बाद में हमको एक पूरा ही एक जेनेटिकली इन्फॉर्मेशन जो है जिसमें होगी वो वाला पूरा का पूरा सेगमेंट मिल जाएगा एक्सॉन वाला, ठीक है। और ये एक्सॉन का जो सेगमेंट है वो एक्टिव आरएनए की फॉर्म में काम करेगा। तो डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है तो 2 सेगमेंट बनते हैं, एक्सॉन के और इंट्रॉन के, अलग अलग सेगमेंट बनेंगे, ये अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर रहेंगे ये सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस होता है उसमें से इंट्रॉन किसी काम का नहीं होता, इंट्रॉन को हम हटा देते हैं और फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या बचता है, एक्सॉन। ये एक्टिव आरएनए की फॉर्म में काम करता है। यही चीज जो है वो फिलिप शार्प और रिचर्ड रॉबर्ट ने 1977 के अंदर बताई थी। इसी को हम स्प्लिट जीन बोलते हैं। तो ये स्प्लिट जीन हो जाएगा। फिर हाउसकीपिंग जीन का मतलब क्या होता है, देखो जब हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया, सॉरी जब ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो इस टॉपिक के अंदर हमने बात की थी कि कोई भी जीन होता है ना, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है और वो फंक्शन जो है वो उसके आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सोचो लिवर की सेल है, तो लिवर की सेल के अंदर बाइल सिक्रेशन का काम होगा, बाइल सिंथेसिस का काम होगा, तो वो जीन जो है वो जो उस सेल के अंदर होगा वो उस काम को करवाएगा। जैसे पेनक्रिएटिक सेल अगर होगी तो वो पेनक्रियाज के अंदर काम करेगी।
ठीक है। जैसे आई के अंदर जो है तो वो आई के अंदर जो रेटिना के अंदर कोई सेल होगी तो उसके अंदर वो उसका काम होगा। तो कॉन्स होंगे, जो रोड्स होते हैं आई के अंदर रेटिना में, तो वो उसका फंक्शन करेंगे। तो हर एक, कहने का मतलब ये है कि हर एक स्पेसिफिक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, हर एक विशिष्ट जो अंग होता है उसका एक विशिष्ट कार्य होता है और वो उसी के हिसाब से काम करता है। अगर उस चीज़ को मैं किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसप्लांट कर दूँ या ट्रांसफ़र कर दूँ, सोचो उसको, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर मैं कहूँ कि मैं जो लीवर की सेल थी, ठीक है, हिपेटोसाइट थी, उसको मैंने पेनक्रियाज के अंदर डाल दिया, तो वो वहाँ पे क्या काम करेगी? कोई काम नहीं करेगी। तो वो काम करवाने वाले कौन होते हैं? जीन ही तो होते हैं, जो कैरेक्टर जो होते हैं उससे एक्सप्रेस होते हैं जीन से। तो काम वो है जो हर एक जीन का एक पर्टिकुलर काम होता है, लेकिन काम जो है वो उसके स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग होता है, उसके स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर रहने के हिसाब से होता है। लेकिन कुछ ऐसी जीन होती है जो सेम काम करती है और सभी सेल के अंदर वो एक्टिव होती है। सेम तो काम नहीं करेगी, मतलब सभी के अंदर एक्टिव होती है। तो जो सबके अंदर एक्टिव होती है उसको हम बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। मतलब इसका काम ही है कि काम करते रहो, हाउसकीपिंग नाम है ना, तो काम करते रहना है। अगर मैंने सोचो किसी एक सेल को किसी दूसरे, जहां पर वो था उससे हटा करके किसी दूसरे ऑर्गन के अंदर में वहां लेके चला गया, तो वहां पर भी वो काम अपना जारी रखेगी। तो वो जो काम जारी रखने वाला जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। ये एक्टिव होता है ऑल टाइप ऑफ सेल, सभी सेल के अंदर ये एक्टिव होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये फंक्शनल एक्टिविटी कर रहा है। किसी भी सेल के अंदर जो भी फंक्शनल एक्टिविटी है, जो भी क्रियात्मक जो गतिविधियां होती है, उनको करने वाला हाउसकीपिंग जीन है। तो ये दिमाग में बात डाल देनी है कि हाउसकीपिंग जीन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं और स्पेसिफिक ऑर्गन के अंदर रहेंगे तो ही वो फंक्शन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी जीन होती है जो सभी टाइप की सेल के अंदर काम करती है, उसका जिंदगी का मकसद ही काम करना है बेचारे का, चाहे उसको आप कहीं पर भी शिफ्ट कर दो वो काम ही करती रहेगी। ऐसे जीन को हम हाउसकीपिंग जीन बोलेंगे, ठीक है। फिर ओंकोजीन का मतलब क्या होता है? देखो, इसको हमने पढ़ लिया था जब हमने कैंसर वाला टॉपिक पढ़ाया था। प्रोटो ओंकोजीन होते हैं, ठीक है, इससे पहले फिर ओंकोजीन बन जाता है। देखो, ओंकोजीन का मतलब होता है कि ये इंड्यूसर की फॉर्म में काम करेगा सेल डिवीजन के अंदर, सेल डिवीजन को करवाने का काम करेगा, ठीक है। कोई सेल है, वो सेल जो है वो सेल साइकिल फॉलो करती है, ठीक है, उसमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद में मैच्योर हो जाती है और लास्ट में डिवीजन कर लेती है, डिवीजन से वापस 2 सेल बना देती है। तो ये एक सेल साइकिल है, ये चलता रहता है। इस सेल साइकिल को करवाने का, इसको प्रेरित करने का काम कौन करेगा? ओंकोजीन करेगा। इसलिए हमने क्या बोला है यहाँ पर, ये जो ओंकोजीन होता है वो वर्क एज इंड्यूसर, इंड्यूसर की फॉर्म में काम करता है, प्रेरक की भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है? कोशिका विभाजन के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर। अब देखो होता क्या है, देखो कि जब सेल जो होती है ना, वो एक नॉर्मल जो सेल होती है, उस नॉर्मल सेल के अंदर ये इंड्यूसर की फॉर्म में काम कर रहा है। लेकिन अगर सोचो कि ये जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाए, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो फैक्टर होते हैं जो प्लोरीफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, मतलब जो प्रचुरता होती है सेल की, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ओंकोजीन कब काम करेगा? जब ज़्यादा कब काम करेगा? जब कोई फैक्टर है, सोचो, जो सेल की प्रचुरता को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वो रेगुलेट कर रहे हैं कि सेल को डिवीजन कब होना है, सेल मैच्योर कब हुई थी, अब डिवीजन का स्टार्टिंग कब होगी। वो जो फैक्टर जो यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं वो फैक्टर इनएक्टिव हो गए। क्या हो गए? इनएक्टिव। तब ऐसी कंडीशन के अंदर ओंकोजीन जो है वो क्या करेगा? वो ओंकोजेनेसिस को एक्टिवेट कर लेगा और जो नॉर्मल सेल होती है ना, उसको कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट कर लेगा और क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात दिमाग में रखनी है, इसका पूरा डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो के अंदर आप देख लेना कैंसर के अंदर कि ओंकोजीन का क्या काम होता है। यहाँ हम सिर्फ ओंकोजीन की डेफिनेशन देख रहे हैं। ओंकोजीन जो होता है वो इंड्यूसर की फॉर्म में काम करता है सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। ओंकोजेनेसिस से क्या हो जाएगा? नॉर्मल सेल कैंसरस सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके पीछे का क्या वजह होती है कि जो फैक्टर होते हैं प्लोरीफ्लेशन को कंट्रोल करने के, प्रचुरता को कंट्रोल करने के, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इरेगुलर सेल डिवीजन होता है और वहाँ पर एक गांठ बन जाती है, ठीक है ना, उसको हम कैंसर बोलेंगे। तो ओंकोजीन, हाउसकीपिंग जीन, स्प्लिट जीन और जंपिंग जीन, ये 4 टाइप के जीन है, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये भी वाइवा के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। तो जीन क्या होते हैं, जीन के टाइप क्या होते हैं, इन दोनों ही वीडियो के अंदर हमने समझ लिया है। इसके अलावा जीन के बारे में कोई पूछते नहीं है। हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जीन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ा जीन कौन सा, सबसे छोटा जीन कौन सा है, वो सब चीज़ें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती है। तो वो सब एनसीईआरटी में है मेंशन, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर लाइन आ जाती है नाम, जैसे स्प्लिट जीन का नाम आ जाता है, हाउसकीपिंग जीन का नाम आ जाता है, ओंकोजीन का नाम आया हुआ कितनी बार, ठीक है। तो ये नाम कहाँ से है, इसका मतलब क्या है, इसका
काम होता है, तो वो हमको जो है वो यहाँ पर पढ़ना था, इसीलिए ये वाला टॉपिक जो है वो मैं यहाँ पे लेके आया था। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, सिंपल सी बात है।